आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कक्षा 10 के वास्तविक संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के पार्ट डब्ल्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको बोला गया है बच्चों कि इन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए कौन सा मान आपका सही है। इसमें पहला ऑप्शन आपको दिया गया है ए बराबर मास ए बी गुणे बी, आपको दो दिया। उसके बाद दिया है दूसरा ऑप्शन ए गुणे बी बराबर लसा किसका निकालना है, ए और बी का। उसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन दिया है सी बराबर मासा ए बी का और गुणे लसा किसका, ए बी का। तो चौथा ऑप्शन दिया गया ए गुणे बी बराबर मासा ए बी का मासा और ए बी का लसा। मतलब कहने का मतलब ये बच्चों, आपको दो संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याएं दी गई तो उनका लसा और मासा किसके बराबर होता है। तो आपको पता है कि दो संख्याओं, अगर मान लीजिए एक संख्या ए है, दूसरी संख्या क्या है, बी है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है किसके बराबर होता है बच्चों, उन संख्याओं के मासा, उन संख्याओं के मासा और उन्हीं संख्याओं के लसा के गुणनफल के क्या होते हैं बच्चों, बराबर होता है। तो ये वाला ऑप्शन जो भी ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन। मतलब कहने का मतलब ये है, दो संख्याएं अगर दी गई हैं तो उनका गुणनफल किसके बराबर होता है, उन्हीं संख्याओं के लसा और उन्हीं संख्याओं के मासा के गुणनफल के क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। इनमें कौन सा ऑप्शन है बच्चों, आपका डी पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसमें आपको बोला गया है कौन सा भाज्य संख्या का युग्म है। सभाज्य संख्या वही होती है बच्चों जिनका सिर्फ एक ही गुणनखंड होता है, एक के अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होता है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए बच्चों। एक पहला ऑप्शन दिया गया 18 25, 18 और 25, और दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया बच्चों, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया 5 15, तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया बच्चों 7 और 21, और चौथा ऑप्शन आपको दिया है 31 और 93। बताइए बच्चों इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए। सभाज्य संख्या हमने अभी आपको बताया, इसके मतलब एक के अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। 18 किससे कटेगा, एक से कटेगा, 3 से कटेगा, लेकिन 25 3 से नहीं कटेगा। बातें समझ में आ रही है। तो एक अगर 18 और 25 दोनों संख्याओं को अगर विभाजित करना है तो 18 और 25 किससे कटेंगे, एक से कटेंगे। देखिए एक 18 में 18 और एक 25 में 25। बोलिए तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ए पार्ट आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया बच्चों, बोला गया है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो बच्चों आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया, इसमें क्या बोला गया है बच्चों, 156 का अभाज्य गुणनखंड। ऑप्शन आपको दिया है 2 गुणे 3 गुणे 13, उसके बी ऑप्शन दिया है 2 गुणे 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, उसके तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 11, चौथा ऑप्शन आपको दिया 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो आप 2 से भाग देंगे पहले। तो आपको बच्चों ध्यान देना है, जो लास्ट की संख्या होगी, अगर लास्ट की संख्या क्या होगी, सम संख्या है, तो सम संख्या से ही विभाजित होगी। अगर आपकी लास्ट की संख्या अगर सम संख्या है तो सम संख्या, छोटी सम संख्या से ही भाग देना आपको। तो छोटी सम संख्या है यहाँ पे क्या है बच्चों, 2 है, 2 से भाग देंगे, 2 7 14, एक बचा, 1 और 6 मिलकर 16, 2 8 16, 78 का आधा कितना हो जाएगा, 39। 3 से भाग देंगे, 3 1 के 3 3 का 9, 13 के 13। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 कितनी बार है बच्चों, 2 बार है, 2 गुणे 2, 3 एक बार है, 13 एक बार है, 2 बार है तो 2 की घात 2 लिख देंगे, गुणे 3 गुणे 13। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसके गुणनखंड के लिए, 156 के गुणनखंड के लिए। देखते हैं आपका कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, बी पार्ट। बी पार्ट में आपका क्या दिया है, 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13। बातें समझ। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको बोला गया कि यदि 26 156 का लसा 156 है तो मास ज्ञात करिए। बच्चों आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है बच्चों, लसा गुणे मास। दो संख्याएं आपको कौन कौन सी दी गई हैं, 26 और 156 दिया गया है। 26 और 156, उनका लासा कितना है बच्चों, 156 है। मासा आपको पूछ रहा है, तो मासा का निकालने के लिए आपको क्या करना है बच्चों, मासा बराबर 26 गुणे 156 बटे 156, 156 से कट गया तो मासा कितना है बच्चों, मासा कितना आया, 26 आया। बातें समझ आ रही है। तो 26 आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखते हैं पहला ऑप्शन 156 है, दूसरा ऑप्शन क्या है, 26 है। तो 26 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बोलिए बातें समझ में आ रही है। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको बोला गया कि 132 और 288 का लस 3168 है, तो मासा आपको ज्ञात करना है। तो इसे एकदम सेम क्वेश्चन है, तो आपको कुछ करना नहीं है, तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है। दो संख्याएं कौन सी है,
132 और 288, 132 गुणे 288 किसके बराबर है बच्चों? इसका लसा कितना है? 3168 है। इसका लसा कितना है? 3168 मासा पूछ रहा है। तो मासा बराबर क्या करेंगे बच्चों? मासा बराबर 132, मासा बराबर क्या करेंगे? 132 गुणे 288 बटे 3168। बातें समझ में आ रही है? अब आपको क्या करना है? भाग देना है। चाहे 288 में 3168 में भाग दीजिए, चाहे 132 का इसमें भाग दे दीजिए। बोलिए, बातें समझ में आ रही है? तो आपको हम करेंगे 288 का भाग किन में देंगे? 3168 में। 288 का भाग देंगे किसमें? 3168 में। यहाँ पे देखेंगे, देखिए 288 1 के 288, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे कितना बचा? 10 बचा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे 8 है। 288 1 के 288, यहाँ पे कितना है बच्चों? 11 है। तो यहाँ पे काटने पे कितना आया? 11। 132 बटे 11, 11 से अगर भाग देंगे बच्चों, 11 1 के 11, 11 दूना 22, मासा आपको कितना आ जाएगा बच्चों? 12 आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है बच्चों? डी पार्ट। यहाँ पे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बच्चों आपको क्या करना है? थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। आपके अपने कॉपी में लेकर बैठिए, कोई दिक्कत परेशानी आपको क्वेश्चन में नहीं होगा। एकदम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। थोड़ा सा डिजिट इधर उधर हो सकता है, और ज्यादातर एग्जामिनर क्या करेगा? एकदम टेक टू ही पूरा क्वेश्चन वही डाल देता है। बातें समझ में आ रही है? बोलिए सकते हैं। चलिए, तो जितने भी बहुविकल्प अभी तक जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वास्तविक संख्याओं में हमने करा दिया है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। बातें समझ में आ रही है? चलिए, अब हम आपको लेकर चलते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन की तरफ। हाँ बच्चों, चलिए बढ़ते हैं। अब आपको लेकर के चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। लघु उत्तरीय प्रश्नों में बच्चों 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं और 3 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ध्यान देना, ज्यादातर बच्चों आएंगे 2 नंबर के क्वेश्चन। जितने भी 2 नंबर के क्वेश्चन है हम आपको इस वीडियो में करा दे रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आपको पूछा गया है कि लगाने के लिए बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दी हुई संख्याओं का क्या निकालना है? मासा और लसा निकालना है। कौन कौन सी संख्या दी गई है? 96 और 404 का आपको क्या निकालना है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड की विधि द्वारा क्या निकालना है? लसा और मासा। तो लिखेंगे 96 और 404 का आपको निकालना है। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे जो आएगा उसको लिखेंगे। पहले 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। 96 में कितना है बच्चों? 2 चौक 8, 2 अठे 16, 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 1 के 3। तो 96 का गुणनखंड क्या है? 2 कितनी बार है बच्चों? 5 बार है। 3 कितनी बार है? 1 बार है। अब किसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों? 404 का। 404 का करेंगे। 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 2 शून्य शून्य, 2 1 के 2। 101 किसी से नहीं कटेगा, 101 101 से ही कटेगा। 101 1 के 101। 101 का 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है? 2 कितनी बार है? 2 बार है। 101 कितनी बार है? 1 बार है। बातें समझ में आ रही है? तो आपको क्या निकालना है? लसा निकालना है। लसा निकालना है। लसा कैसे निकालेंगे देखेंगे। तो आपको 96 के गुणनखंड में देखना है 2 कितनी बार है? 5 बार है। और 404 के गुणनखंड में 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, जो संख्याएं ज्यादा बार होंगी उनको लिखना है, जो संख्याएं दोनों में नहीं होंगी उनको भी लिखना है। बातें समझ में आ रही है? सबका मल्टीपल करना, जो आएगा संख्या वही आप इन दोनों संख्याओं का क्या होगा? लसा होगा। तो दोनों में संख्या सबसे ज्यादा बार 96 के गुणनखंड में 2 ज्यादा बार है, तो 2 को सब कितनी बार लिखना है? 5 बार लिखना है। बातें समझ में आ रही है? अब आप कहोगे यहाँ पे 2 है सर, 2 बार है, इसको क्यों नहीं लिखे? आपको लसा में ध्यान देना बच्चों, जो संख्याएं दोनों के गुणनखंड में ज्यादा बार हो उसको लिखना है। जो संख्याएं और आगे दी गई हैं, जो दोनों में हो या ना हो उससे मतलब वही है। अगर एक में हो तो उसको भी लिखना है। जैसे 3 यहाँ पे 1 बार है, 3 को भी 1 बार लिखना है। और इसके बाद ध्यान देना है 101 है आगे 404 के गुणनखंड में, 101 यहाँ पे नहीं लिखा तो 101 को भी लिख रहा है। जो भी संख्या, जितनी भी संख्या, एक भी संख्या छूटी नहीं चाहिए। लेकिन कोई भी संख्या क्या होनी चाहिए बच्चों? जैसे अगर यहाँ पे 5 बार है तो इसको 2 बार आपको टोटल नहीं कर देना है, जो संख्या ज्यादा बार है उसको लिखना है। बातें समझ में आ रही है? अब इन सब का गुणनखंड करेंगे, देखें कितना आएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ये 96। 96 में 101 का मल्टीपल करेंगे बच्चों आ जाएगा 9696। आप गुणनखंड कर लेना, 9696 आएगा। अब दोनों का मासा निकालेंगे। मासा संख्या वही होती है बच्चों जो दोनों में संख्याएं कॉमन होती है। जो दोनों में संख्याएं कॉमन होती है क्या हो जाती है बच्चों? उन संख्याओं का क्या हो जाता है? वही संख्या क्या होती है? एक दूसरे की मासा होता है। तो इनमें कॉमन संख्या कौन कौन सी बच्चों? 2 दोनों में है, 101 तो है नहीं, तो 2 मासा इसका कितना हो जाएगा बच्चों? 2 का गुणा कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। 2 दोनों में है, 2 गुणे 2 कर देंगे, 2 दूनी 4, मासा कितना आ जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। और इसका लसा कितना हो जाएगा बच्चों? 9696 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है? यही आपकी
क्वेश्चन में पूछा गया था दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर दिया, हमने 96 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया और 404 का अभाज्य गुणनखंड कर दिया। जो संख्याएं थी उनमें से हमने क्या निकाल दिया, लसा और मासा निकाल दिया। बातें समझ में आ रही है? बोलिए। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिया गया है, इसमें आपको बोला गया अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याएं 6, 72 और 120 का मासा और लसा ज्ञात करना है। कौन कौन सी संख्याएं दी है? 6, 72 और 120। 6, 72 और 120 का आपको क्या निकालना है? लसा और मासा निकालना है। किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, यह आपको हल में लिखना है। तो 6 का पहले गुणनखंड करेंगे, फिर 72 का गुणनखंड करेंगे, फिर 120 का गुणनखंड करेंगे। बातें समझ में आ रही? 2 से भाग देंगे पहले 6 में, 2 तिहाई 6, 3 1 3। तो 6 का गुणनखंड कितना है? 2 गुणे 3। 72 का देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। 2 से भाग देंगे, 36 में आधा कितना हो जाएगा? 18। 2 9 18, 3 3 का 9, 3 1 3। तो 72 का गुणनखंड कितना बच्चों? 2 कितनी बार है? 3 बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार है। अब 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखिए 2 से भाग देंगे, 2 छंग 12, 2 0 0। 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 2 0 0। 15 आएगा, 3 5 15, 5 1 5। 120 का गुणनखंड क्या आएगा बच्चों? 2 कितनी बार है? 3 बार है। 3 कितनी बार है? 1 बार है। और 5 कितनी बार है? 1 बार है। तो आपको क्या निकालना है? अब लसा, फिर क्या निकालना है? मासा निकालना है। बताइए, बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी? तो हम निकालेंगे क्या? पहले लसा निकालेंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे? मासा। हमने आपको बताया था जिन संख्याओं में जो संख्या ज्यादा बार होगी उन संख्याओं को लिखना है। तो देखेंगे यहाँ पे 2 3 बार है, यहाँ पे भी 2 3 बार, उससे नहीं मतलब यहाँ पे 2 1 बार है। तो ज्यादा बार क्या है? 2 है। 2 कितनी बार है टोटल? 3 बार है। तो 2 को हम 3 बार लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे 3 में किसके गुणनखंड में ज्यादा है? 3 किसके गुणनखंड में ज्यादा? 72 गुणनखंड में 3 2 बार है, तो 3 को लिखना है 2 बार। उसके बाद देखना है 5 को, 5 भी है ना, तो 5 भी आप 1 बार लिख दीजिए। इन सब का मल्टीपल करिए, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24, या 72 72 पंजे कितना होता है बच्चों? 360 होता है। तो इसका लसा कितना आ जाएगा बच्चों? 360। और मासा निकालने के लिए आपको ध्यान देना बच्चों, जो तीनों के गुणनखंड में जो कॉमन संख्या होगा वही उसका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा। बच्चों यहाँ पे देखेंगे 2 2 और 2, इन तीनों में कॉमन है। बातें समझ में आ रही? बोलिए। और यहाँ पे देखेंगे 3 3 और 3, दोनों में कौन कौन सी संख्या कॉमन है? 2 और 3। तो इनका मासा कितना हो जाएगा बच्चों? 2 गुणे 3। मासा इसका कितना आ जाएगा बच्चों? 6 आ जाएगा। बातें समझ में आ रही है? बोलिए। इसको आप अच्छे तरीके से उतारिए, उसके बाद हम और बढ़िया क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं आपको। स्क्रीनशॉट मारिए। हाँ बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, इसमें आपको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णिम 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों, अगर आपको किसी कर्णिम 2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो सबसे पहले आपको करना होगा कि मानना पड़ेगा कि माना कर्णिम 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वही संख्या होती है जो किसके रूप में होती है बच्चों? भिन्न के रूप में होती है। तो इसको सबसे पहले मानेंगे, माना कर्णिम 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हो गया। अगर कर्णिम 2 एक परिमेय संख्या होगा तो इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। a बटे b के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। जहां बच्चों a और b क्या है? आपके सहभाज्य संख्या लिखेंगे। जहां a और b एक भाज्य संख्या है। बातें समझ में आ रही है? बोलिए। और b का मान क्या है? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब आपको करना क्या है बच्चों? b को आपको दूसरे पक्ष में भेजना है, तो क्या मिलेगा? कर्णिम 2b बराबर a। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर देना है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, आपको मिलेगा कर्णिम 2b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर। 2b का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या मिल जाएगा? a स्क्वायर बटे 2। जहां क्या हो जाएगा बच्चों? ये क्या कर रहा है? 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब ये है बच्चों, अगर कोई भी संख्या हर में होती है, अगर वह किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है, तो वह अगर 2 किसी संख्या को वर्ग कैसे विभाजित कर सकती है? जैसे 2 का वर्ग हो जाए, या 4 का वर्ग हो जाए, या 8 के वर्ग हो जाए। तो 2 अगर किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रहा है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगा। बात ये समझ में आ रही है? बोलिए। अगर 2 का वर्ग मान लीजिए 4 है, 2 4 से 4 क्या होगा? 2 से विभाजित होगा, तो 2 को भी विभाजित करेगा ना, वह संख्या 2 है ना। अगर 2 किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रहा है तो वह उस संख्या को भी विभाजित करेगा। बोलिए, बात ये समझ में आई?
तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो दो किसको विभाजित कर रहा है, ए को। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, दो, यहाँ पे लिखेंगे यदि दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो दो ए को भी विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। बात ये समझ में आ रही है, बोलिए। यदि दो ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो दो किसको विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मानना है, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेना है, एक मान लेना है। और यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 2 इंटू सी, जहां अब ए के स्थान पे क्या लिखना है, 2c रखना है, जहां सी एक क्या होगा बच्चों, धनात्मक पूर्णांक है। जहां पे सी क्या होगा, एक धनात्मक पूर्णांक है। बात ही समझ में आ रही है। ए का मान क्या रखना है, समीकरण एक में। तो यहाँ पे जब ए का मान समीकरण एक में रखेंगे तो मिलेगा क्या आपको, बोलिए। ए का मान समीकरण एक में रखने पर क्या मिलेगा, बी स्क्वायर का मान मिलेगा 2c का होल स्क्वायर बटे 2। तो बी स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 4c स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी 4। बी स्क्वायर का मान क्या आ जाएगा, 2c का स्क्वायर। बातें समझ आ रही है, बोलिए। तो यहाँ पे सी स्क्वायर का मान क्या है, सी स्क्वायर का मान आएगा बी स्क्वायर बटे 2, बोलिए। सी स्क्वायर का मान क्या है, बी स्क्वायर बटे 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, दो किसको भी विभाजित कर रहा है, यदि दो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि दो बी स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि दो बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो दो किसको विभाजित करेगा, तो दो बी को विभाजित, दो को भी विभाजित करेगा। बात ही समझ में आ रही है, बोलिए। अगर दो किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रहा है तो उस संख्या को विभाजित करेगा ना, जैसे हमने पहले ही बता दी। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, हमने आपको यहाँ पे पहले बताया ए और बी एक सहभाज्य संख्या है, इसका एक के अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं है। लेकिन यह ए और बी किसका गुणनखंड हो रहा है, दो, इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है, किसका, ए और बी का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चों, दो ए और बी का एक उभयनिष्ठ, एक उभयनिष्ठ, यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, दो ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ क्या हो रहा है, गुणनखंड है। हमने क्या पहले माना था कि ए और बी के एक के अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं है, लेकिन ए और बी किसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक और आ गया, दो। यही तो हमारी कल्पना गलत सिद्ध हुई ना बच्चों, तो यही तो विरोधाभास होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पर, यहाँ विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई, अतः कर्णिम दो एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या बच्चों, अपरिमेय संख्या है। बोलिए, बातें समझ में आ रही है। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, बोला गया है इसमें कि आपको कि सिद्ध कीजिए कि कर्णिम तीन एक अपरिमेय संख्या है। आपको बोला क्या गया बच्चों, सिद्ध कीजिए कि कर्णिम तीन एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको सबसे पहले करना क्या बच्चों, तो हमें मानना पड़ेगा कि माना कर्णिम तीन एक परिमेय संख्या है। अब कहोगे सर क्यों कर रहे हैं डायरेक्टली, परिमेय संख्या है तो कोई भी संख्या अगर जब परिमेय होती है तो उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, भिन्न के रूप में लिखना पड़ता है। तो हम इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे, कर्णिम तीन बराबर ए बटे बी। और यहाँ पे बच्चों ए और बी जो होता है एक सहभाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, सहभाज्य संख्या, जहां ए और बी एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या वही संख्या होती है बच्चों जिसमें एक के अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होता है। और यहाँ पे क्या होता है, बी का मान 0 के बराबर नहीं होता है। अब बी को क्या करना है बच्चों, बी को दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो क्या मिलेगा, कर्णिम तीन बी बराबर ए। अब दोनों पक्षों में इसका वर्ग कर दो, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे क्या मिलेगा, कर्णिम तीन बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। जब कर्णी का स्क्वायर करेंगे तो कर्णी हट जाती है, मिलेगा तीन बी का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर मिलेगा ए स्क्वायर बटे 3। बातें समझ में आ रही, बोलिए। जहां अब आपको ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पे तीन जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए अगर तीन हर में है, तो अगर तीन किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रहा है, मान लीजिए तीन का वर्ग है कोई, अगर तीन तीन के वर्ग को विभाजित कर रहा है तो तीन तीन को भी विभाजित करेगा ना। तो तीन तीन के वर्ग मतलब 9 में तीन का भाग जाएगा, तीन त्रिक का 9, तो तीन का भाग तीन में भी तो जाएगा।
बोलिए। तो अगर 3 जो है 3 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो विभाजित कब करेगा? जो एक इसका एक कोई गुणज होगा या इसका कोई एक गुणनखंड होगा। बातें समझ में आ रही है? एक 3 का एक गुण, एक ऐसा में क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, 3 का वर्ग होना चाहिए, 3 का क्यूब होना चाहिए। तो 3 का गुणज होगा तभी तो वह उसको विभाजित करेगा। बातें समझ में आ रही? बोलिए। अगर मान लीजिए 3 किसको विभाजित कर रहा है? किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रहा है। यहाँ पे कौन सी संख्या? ए स्क्वायर है। यदि 3 किसको विभाजित कर रहा है बच्चों? यदि 3 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, यदि 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, यदि 3 किसको विभाजित करता है? ए स्क्वायर को, तो 3 ए को भी विभाजित करेगा। बातें समझ में आ रही है? बोलिए। तो ए का, इसको समीकरण नंबर क्या मानना है? 1 मानना है। तो ए का मान क्या करना है? 3c के बराबर करना है। ए का मान किसके बराबर करना है? 3c, जहां पे c एक धनात्मक पूर्णांक होता है और 3 इसका एक गुणज होता है। किसका? c का। तो लिखेंगे यहाँ पे, जहां c एक धनात्मक पूर्णांक है। जब एक से एक धनात्मक, ए का मान किसके बराबर है? 3c के बाद ए का मान समीकरण 1 में ले जाकर रख दो। क्या मिलेगा? बी स्क्वायर बराबर 3c का होल स्क्वायर बटे 3। तो बी स्क्वायर का मान क्या आएगा? 3 का वर्ग हो जाएगा 9c का स्क्वायर बटे 3, 3 त्रिक का 9। मिलेगा क्या आपको? बी स्क्वायर बराबर 9c 3c का स्क्वायर। तो सी स्क्वायर बराबर मिला बी स्क्वायर बटे 3। सी स्क्वायर बराबर क्या मिला? बी स्क्वायर बटे 3। यहाँ पे उसी तरीके से जैसे 3 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो यहाँ पे 3 बी स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। बोलिए। बातें समझ आ रही है? यहाँ पे लिखेंगे, यदि 3 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, तो 3 बी को भी विभाजित करेगा। एक चीज आपने देखा होगा कि हमने पहले माना था कि ए और बी एक सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या में हमने आपको बताया भी कि इसके एक के अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 ए का भी एक गुणनखंड है, एक जो है 3, जो 3 है ए का भी गुणनखंड है और 3 बी का भी एक गुणनखंड है। तो 3 ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। बोलिए। 3 ए और बी का, 3 ए और बी का एक उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। परंतु यह विरोधाभास है कि ए और बी एक सहभाज्य संख्या है। अतः कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बातें समझ में आ रही? बोलिए। हमने क्या माना था कि कर्णिम 3 एक परिमेय संख्या होगा, ए और बी के अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो लेकिन यहाँ पे क्या है? 3 ए और बी का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो जब ए और बी एक, उसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो यहाँ ए और बी एक सहभाज्य संख्या नहीं हुई ना, वही तो विरोधाभास उत्पन्न हुआ। इसी वजह से कर्णिम 3 परिमेय संख्या ना होकर के कौन सी संख्या हो जाएगी बच्चों? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बातें समझ में आ रही? इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, इसमें आपको बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस कर्णिम 3 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले एकदम जैसे कि हमने कर्णिम 2 और कर्णिम 3 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किया, उसी तरीके से एकदम सेम करना है आपको। इसमें आपको बोला गया है कि कर्णिम 2 प्लस कर्णिम 3 एक कौन सी संख्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना 2 प्लस कर्णिम 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो कोई भी संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे, जहां ए और बी क्या होंगे बच्चों? सहभाज्य संख्या होंगे, जहां ए और बी एक सहभाज्य संख्या है। हमने आपको बताया कि सहभाज्य संख्या वही होती है जिसके एक के अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होता है, और बी का मान किसके बराबर है? 0 के बराबर नहीं है। तो आपको 2 को बराबर किधर भेज देना है? दूसरे पक्ष में। क्या मिलेगा? कर्णिम 3 बराबर a बटे बी माइनस 2। बातें समझ में आ रही है बच्चों? ध्यान देना है, ए और बी आपके क्या है? परिमेय संख्या है, और 2 भी क्या है? कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। बताइए। यहाँ पे लिखेंगे, जहां, यहां क्या लिखेंगे? ए और बी, क्या लिखेंगे? ए और बी तथा 2 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर कोई भी संख्या अगर परिमेय संख्या है होगा, वो अगर कोई भी मान उसके बराबर है तो वह भी संख्या परिमेय होगी। तो कर्णिक यहाँ पे कर्णिक, अतः कर्णिक 3 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होगी। इसी तरीके से अतः कर्णिक 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। आपको पता है कि आपने सिद्ध भी कर लिया कि कर्णिक 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसी तो विरोधाभास है कि जब जान रहे हैं ये सारी संख्या परिमेय है और ये इसके बराबर की वजह से इसको हम परिमेय मान रहे हैं, लेकिन जान रहे हैं कि अब कौन सी संख्या कर्णिक 3 एक अपरिमेय संख्या। यही तो विरोधाभास है। यहां विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुई। अतः कर्णिक 3 एक अपरिमेय संख्या है। कर्णिक 3 एक कौन सी संख्या बच्चों, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अगर कर्णिक 3 एक अपरिमेय संख्या तो जो भी संख्या आपको दी गई है वो भी कौन सी संख्या है, इसीलिए 2 प्लस कर्णिक 3 एक अपरिमेय संख्या। बातें समझ में आनी, बोलिए। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट मारिए, आपका क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आएगा आपके एग्जाम में, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोलिए, जितना भी क्वेश्चन है आपको हमने बताया है एकदम इसी से इर्द गिर्द घूमेंगे आप। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आपको हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक लेकर आएंगे एक 1 शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा लेक्चर समाप्त करेंगे। चलिए आपसे अलविदा चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।